हेलो बच्चों, प्रोग्रेशन सीरीज़ में अब कुछ इलस्ट्रेशंस करते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड 10th टर्म। फाइंड 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 10, 5, 0, -5 एंड सो ऑन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली दिखाई दे रहा है AP है और कॉमन डिफरेंस इज़ -5। तो T10 कितना हो जाएगा? A + n-1 इंटू D वाले फॉर्मूले से। A मतलब फर्स्ट टर्म इज़ 10, n-1 9 और ये हो गया -5। तो ये 10 - 45 इज़ -35। ये आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, how many terms are there in AP 20, 25, 30 and so on up till 100 तक। ना ये n की वैल्यू पूछेगी कितने टर्म्स होंगे। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म 20 है तो rth टर्म कितना हो जाएगा? A + r-1 इंटू D इज़ 5। ठीक है, अगर इसमें टोटल n टर्म्स हैं तो Tn बराबर 20 + 5 टाइम्स n-1 मस्ट बी 100। तो n-1 कितना हो जाएगा? 20 को उधर ले गए 80 अपॉन 5 किया 16 और 1 को उधर ले गए तो n = कितना आ गया? 17 टर्म्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड AP फॉर विच 7th and 13th टर्म्स आर 34 and 64 रेस्पेक्टिवली। तो जो भी अपना AP है उसको मान लिया फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो T7 कितना हो जाएगा? A + 7 - 1 D, दिस इज गिवन एज 34। T13 इज A + n का वैल्यू 13 हो गया तो n-1, यहाँ पे n-1 आता है ना, 13 - 1 12 हो गया। D = 64। अगर ऐसे सब्ट्रैक्ट किया तो A कैंसिल हो गया, यहाँ से 6D आ गया = यहाँ से 30 आ गया। दैट विल गिव यू D = 5। अब D = 5 अगर यहाँ पे रखा तो A + 30 बराबर 34। तो A बराबर कितना हो गया? 4। तो फर्स्ट टर्म 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। तो सीरीज़ इज़, या जो AP होगा वो कितना होगा? 4, फिर 9, 14, 19, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा 24 एंड सो ऑन। ये हो गया। ठीक है, अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये तो वो 10th लेवल वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, if pth term of an AP is Q and qth term is P, then find P + qth term। अब AP में देखो, एक तो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, एक हमारा फर्स्ट टर्म होता है। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 अननोन हो गए, तो उनको सॉल्व करने के लिए वी विल बी रिक्वायरिंग 2 इक्वेशंस। तो अगर हमें 2 इक्वेशन दे रखा है तो फिर हमारा AP फुल्ली डिटरमाइन हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे उसने 2 इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो सोल्यूशन मान लिया वही कॉमन डिफरेंस D है, स्मॉल d है, एंड फर्स्ट टर्म स्मॉल a है।
तो pth टर्म का मतलब क्या है, TP विच इज़ गिवन एज Q। तो TP कितना हो जाएगा, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, दिस इज़ गिवन एज Q। फिर TQ जो है वो दे रखा है P, तो A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, दिस इज़ गिवन एज P। अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया तो A कैंसिल हो गया, इधर से कितना आ जाएगा, P माइनस क्यू टाइम्स D बराबर Q माइनस P। यहाँ से D कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, अब D -1 को ले जाके हमने कहीं पे भी रख दिया। ठीक है, मान लिया यहाँ रख दिया, तो यहाँ से A -1 रख दिया तो Q -1 बराबर P, या फिर A कितना हो जाएगा, P प्लस Q -1। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है, फाइंड P प्लस Qth टर्म, तो वो हो जाएगा A प्लस P प्लस Q -1 इंटू डी, विच इज़ इक्वल्स टू A प्लस n -1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है, P प्लस Q, क्योंकि P प्लस Qth टर्म चाहिए, तो A का वैल्यू हम क्या रखेंगे, P प्लस Q -1। ठीक है, प्लस P प्लस Q -1 और D का वैल्यू -1। तो ये और ये तो एग्जैक्टली एक दूसरे का नेगेटिव हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच सेज, क्वेश्चन नंबर 5, if m times the mth term of an AP is equal to n times the nth term, then find m plus nth term। ठीक है, अगर सुना m टाइम्स mth टर्म मतलब m इंटू टी एम इज इक्वल्स टू n इंटू टी एन, ये गिवन है। ठीक है, एक ही इन्फॉर्मेशन दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा, तो उसका मतलब क्या है कि AP जो है उससे एक ही इक्वेशन से दो वेरिएबल तो नहीं सॉल्व होगा, A और D तो नहीं सॉल्व होगा, तो उसका मतलब AP डिटरमाइन नहीं होगा। दैट सिंपली मीन्स कि क्वेश्चन में हमें A और D की इंडिविजुअली जरूरत पड़ेगी नहीं, तो जो भी चीज़ हमें चाहिए होगा वो अपने आप बन के आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा, बट उसने ऐसे पूछा होगा, जैसे उसने बोला m प्लस nth टर्म क्या है, तो Tm प्लस n हो जाएगा A प्लस -1 इंटू डी। मेरे को ये एक्सप्रेशन चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसने क्या दे रखा है, m टाइम्स mth टर्म का मतलब क्या है, A प्लस m-1 इंटू डी, n टाइम्स A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, सारे टर्म्स को लेफ्ट पे ले आए, तो A के साथ यहाँ से m आ जाएगा, यहाँ से A के साथ n आ जाएगा, तो A के साथ m-n प्लस D के साथ लेफ्ट हैंड साइड से तो आ जाएगा m इंटू m-1, और राइट हैंड साइड वाले को लाएंगे तो n इंटू n-1, दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी तक ये आ गया। ठीक है, अब इसके आगे हमने क्या किया, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो याद आएगा m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर प्लस n, इन दोनों को एक साथ क्लब किया, हाँ, तो A टाइम्स m माइनस n प्लस D टाइम्स m स्क्वायर और n स्क्वायर को एक साथ क्लब किया, इन दोनों को, और इन दोनों को एक साथ क्लब किया, तो माइनस m माइनस n इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। ठीक है, पूरे में से अगर हम m माइनस n से डिवाइड कर दें तो यहाँ A बचेगा प्लस D टाइम्स
ये हो गया m माइनस एन इंटू एम प्लस एन, तो m माइनस एन वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचेगा m प्लस एन, यहाँ बचेगा -1 बराबर 0, और यही हमें चाहिए। तो यही तो Tm प्लस एन हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0। आंसर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ A, B, C, B, Pth, Qth and Rth term of an AP, then prove that A times Q minus R plus B times R minus P plus C times P minus Q बराबर 0। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में मतलब इज इक्वल टू 0 देने की बजाय ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो आई कैन आस्क इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरह के क्वेश्चन में अगर जैसे ये 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म दे रखा है, क्वेश्चन सिमेट्रिक है ABC के टर्म्स में भी एंड PQR के टर्म्स में भी, तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि हमने एक टर्म बना लिया और उसी को देख के सिमेट्री से बाकी टर्म प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो सोल्यूशन, मान लिया AP का यहाँ तो स्मॉल a यूज़ कर रखा है, उसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो a प्लस 2d ऐसे मान लिया, ये है AP। अब इसमें pth टर्म TPA है, दैट वुड इम्प्लाई TP मतलब pth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये a है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, a माइनस डी अलग कर दिया प्लस p टाइम्स d अलग कर दिया a। अब हमें प्रूव क्या करना है, a टाइम्स q माइनस आर, तो इसको हमने q माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऐसे आ जाएगा a माइनस डी टाइम्स q माइनस आर प्लस, इसको ऐसे लिख दिया, d इधर लिख लिया, p टाइम्स q माइनस आर बराबर a टाइम्स q माइनस आर। ये हमारे लिए एक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब देखो अगर हमने यहाँ पे a b c q माइनस आर r माइनस p p माइनस q लिया, तो a और d पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल a और कैपिटल d पे वो तो ऐसे ही रहेगा। तो जो हमने पहला टर्म बनाया ये वो इसके बराबर आया, तो जो दूसरा टर्म है वो सिमिलरली क्या आ जाएगा। अगर हम बात करें b टाइम्स r माइनस p की, तो यहाँ a माइनस डी आ जाएगा। ठीक है, ये q माइनस आर है, ये q माइनस आर है, तो यहाँ r माइनस पी आ जाएगा प्लस d टाइम्स ये q टाइम्स r माइनस पी आ जाएगा। ऐसे c टाइम्स p माइनस q, यहाँ आ जाएगा a माइनस डी, d टाइम्स r टाइम्स p माइनस q। अब देखो अगर हमने इसको जोड़ दिया तो a माइनस डी तो कॉमन आ गया। ठीक है, साथ में दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये सिग्मा p माइनस क्यू हो गया, वो 0 होगा। ठीक है, मतलब इसको जोड़ेंगे तो p और p कैंसिल, माइनस q और ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो 0 हो गया, प्लस d टाइम्स ये जो सिग्मा है इनका जो सम है वो भी 0 आएगा, इज इक्वल्स टू a टाइम्स q माइनस आर, b टाइम्स r माइनस p प्लस c टाइम्स p माइनस q। ये ठीक है, ये भी 0 कैसे हो गया, क्योंकि सिग्मा में एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि a टाइम्स b माइनस सी का सिग्मा 0 होता है फॉर 3 क्वांटिटीज़, एंड सिग्मा a माइनस b भी 0 होता है। तो यहाँ तो सिग्मा a माइनस बी जैसी चीज़ आ रही है कि साइक्लिक ऑर्डर में सब कैंसिल हो जाएंगे, q माइनस आर, r माइनस पी, p माइनस क्यू। ऐसे ये p टाइम्स q माइनस आर है, ये भी साइक्लिक ऑर्डर में सारे कैंसिल हो जाएंगे। टोटल 6 टर्म है, जैसे यहाँ से rp आया, यहाँ से माइनस आर पी आया, यहाँ से प्लस का पी क्यू आया, यहाँ से माइनस का पी क्यू आया, डी तो कॉमन चला ही जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया नेट 0
तो हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ sum of r terms of an AP is denoted by SR and SM upon SN बराबर m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, find the ratio of mth term and nth term of AP। ठीक है, फिर सॉल्यूशन क्या दे रखा है, एस एम अपॉन एस एन बराबर एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एस एम का मतलब क्या हो गया, पहले एम टर्म्स का समेशन, तो वो फॉर्मूला हो जाएगा एम बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी होल डिवाइडेड बाई एस एन क्या हो जाएगा, एन बाई टू, टू ए एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो देखो दो दो कैंसिल, m और m कैंसिल, n और n कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बचेगा, 2a प्लस m माइनस वन इंटू डी होल डिवाइडेड बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू m अपॉन n। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो ये हो गया कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2a माइनस डी प्लस m टाइम्स डी अपॉन 2a माइनस डी प्लस n टाइम्स डी बराबर m अपॉन n। ठीक है, अब देखो कॉम्पोनेंटों एंड डिविडेंडों से व्हाट वी कैन डू कि अगर a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस सी टाइम्स के, b प्लस डी टाइम्स के। ठीक है, तो अगर हम ऊपर नीचे माइनस डी से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दें तो दिस रेशियो विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू 2a माइनस डी अपॉन 2a माइनस डी। ठीक है, ये हमने क्या किया है, तो हम चलो इसको ऐसे देखो, ऐसे लिखा है 2a माइनस डी प्लस m इंटू डी अपॉन 2a माइनस डी प्लस n इंटू डी बराबर m अपॉन n। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, चलो यहाँ तो ऐसे लिखा है m अपॉन n, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं माइनस डी एम अपॉन माइनस डी एन, ऊपर नीचे माइनस डी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के इसको इसमें जोड़ दिया तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2a माइनस डी प्लस m टाइम्स डी, और ये जोड़ दिया माइनस डी टाइम्स m अपॉन 2a माइनस डी प्लस n टाइम्स डी। ठीक है, और ये जोड़ेंगे तो माइनस डी एन, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया 2a माइनस डी अपॉन 2a माइनस डी, कुछ ऐसे करके आ गया। ठीक है, अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसमें फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों को। ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा m टाइम्स 2a माइनस डी बराबर n टाइम्स 2a माइनस डी। सबको एक तरफ ले आए तो ऐसे आ जाएगा m माइनस वन इंटू 2a माइनस डी बराबर 0। तो या तो m बराबर n हो जाए, जो हो नहीं सकता, फिर इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि ये ऐसे ही 1 1 हो जाएगा, और या फिर 2a माइनस डी 0 हो जाए। ठीक है, तो यही होगा।
ठीक है, तो इसके बाद हमें चाहिए क्या, टी एम अपॉन टी एन। अच्छा, 2a माइनस डी जीरो करने पे कुछ बच्चों को ये शक हो रहा होगा यार ये तो फिर 0/0 हो गया, तो ये मैनिपुलेशन है, ये सी एन डी बेसिकली हमने मैनिपुलेशन किया है। उसकी बजाय हम ऐसे कर सकते थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सारे टर्म को एक तरफ ले जाए, कट पिट के लास्ट में यही वाला इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो टी एम अपॉन टी एन कितना आ जाएगा, ए टाइम्स एम माइनस 1 इंटू डी अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह आ जाएगा। और d हमारा किसके बराबर है, 2a के बराबर, तो इस d की जगह हम 2a रख सकते हैं। तो 2a m माइनस 1 a प्लस 2a n माइनस 1, तो a कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस 2m माइनस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2, तो दैट विल गिव यू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, यही आ गया आंसर। ठीक है, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इफ A be the first term of an AP and sum of its first P terms is equal to 0, show that the sum of next q terms is equals to minus a p plus q upon p minus 1 into q। ठीक है, ये है। तो सॉल्यूशन में a फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फिर a प्लस डी ऐसे करके यहाँ तक मान लिया p टर्म्स आ गए, इन सब का सम 0 के बराबर है। ठीक है, फिर ये मान लिया नेक्स्ट q टर्म्स है, और क्वेश्चन के हिसाब से हमें इन्हीं का सम चाहिए, ये ठीक है, ये वाला सम चाहिए, मान लिया वो s है। ठीक है, अच्छा वैसे होगा तो ये भी AP, तो अगर हमें इनका सम चाहिए तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, अगर हम AP के समेशन वाला फॉर्मूला लगाएं तो इसका हमें पहला टर्म चाहिए होगा। अगर हम n का वैल्यू q लें, क्योंकि q टर्म्स का सम है, तो जो इसका पहला टर्म होगा फॉर्मूले में वो आएगा, मतलब q/2, फिर ब्रैकेट में 2a नहीं आएगा, क्योंकि 2a तो फर्स्ट टर्म यहाँ से आ रहा है, तो हमें इसका पहला टर्म चाहिए होगा, तब वो काम करेगा a का। ठीक है, परंतु बट दिस सम इज 0, तो ये वाला सम निकालने के लिए हम यहाँ से यहाँ तक का सम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पहले इन टर्म्स का सम 0 आएगा और उसके आगे वाले का जो सम आएगा वही फिर पूरे का सम आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है वो हमने पहले निकाला, ये p टर्म्स हैं। ठीक है, तो SP0 दे रखा है, तो उसका मतलब क्या है, p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू q इज 0। ठीक है, p/2 में p तो 0 नहीं होगा, मतलब ये तो नहीं होगा, पहले 0 टर्म का सम 0 है, तो ये दूसरा फैक्टर ये 0 होना चाहिए, तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू q 0 ये दे रखा है, पहला टर्म तो ये हो गया। फिर जो हमारा रिक्वायर्ड सम है, रिक्वायर्ड सम बराबर s, मतलब हमें चाहिए तो ये वाला सम s के बराबर, दैट इज नथिंग बट शुरू से लेके p टर्म्स ये एंड q टर्म्स ये, इन सब का जो सम होगा उसी के बराबर होगा, तो दैट विल बी p प्लस q/2, ये हो गया n/2 2a। अब इसके लिए a यही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से सीरीज शुरू कर रहे हैं, प्लस n-1, तो हो गया p प्लस q माइनस 1 इंटू डी, दिस इज p प्लस q/2
और इसमें से इसको अलग कर दिया, q टाइम्स डी अलग कर दिया ये, और बचा हुआ कितना हो गया 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू, सॉरी ये d था, d, तो 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी ये 0 हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो अगर हम इसकी जगह 0 रख दें तो हमें क्या बचेगा, बाहर तो बचेगा p प्लस क्यू बाई 2, और इतना 0 हो गया, अंदर बचा q इंटू डी, ये आंसर आ गया। अब d भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो d है वो कितना आ गया -2a अपॉन p माइनस 1। तो अब इस d की जगह पे p प्लस क्यू बाई 2, q इंटू डी की जगह पे क्या रख दिया -2a अपॉन p माइनस 1, ये हो गया। तो 2 कैंसिल, दिस इज माइनस a ये वाला, p प्लस क्यू ये वाला, q अपॉन p माइनस 1, यही चाहिए था, तो हो गया हेंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा 8th क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 says, the sum of positive terms of the series 10 प्लस ये ठीक है। अब ये AP है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना हो गया -3/7, तो D कितना हो गया -3/7 और A कितना हो गया 10। ठीक है, तो जो इसका nth टर्म होगा वो होगा A प्लस n-1 इंटू डी। अब इसने बोला कि जितने भी पॉजिटिव टर्म्स हैं, डी नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि ये टर्म लगातार घटता जाएगा, आगे चल के एक बार लास्ट बार पॉजिटिव आएगा, फिर उसके बाद या तो 0 आएगा या नेगेटिव आएगा। तो हमें केवल पॉजिटिव टर्म्स का सम चाहिए, नेगेटिव वाली टेरिटरी में नहीं जाना। तो हमने ये जानने के लिए कि कहाँ तक पॉजिटिव टर्म है, इसको 0 कर दिया। तो दिस विल गिव यू 3/7 n-1 बराबर 10, या फिर n-1 बराबर 70/3, या फिर n बराबर 73/3। ठीक है, तो ये तो वैल्यू कितना आ जाएगा 24 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं आया, इस बात का क्या मतलब निकलता है कि इस सीरीज में कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है, 0 कोई टर्म है नहीं, हमने तो tn को 0 कर दिया। ये ठीक है, फिर भी उसका मतलब ये वैल्यू नहीं, उसका मतलब ये नहीं कि ये यूजलेस वैल्यू है। ऑफ कोर्स ये यूजफुल वैल्यू है, और क्या यूज़ होगा इसका कि जो 24 पॉइंट समथिंग अगर 0 आया है तो ये वैल्यू तो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट इसका मतलब ये है कि 24th टर्म जो होगा दैट विल बी द लास्ट पॉजिटिव टर्म। ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज T24 विल बी द लास्ट positive term and T25 will be the first negative term। ठीक है, that would imply, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि जो रिक्वायर्ड सम है उसने तो केवल यही बोला है पॉजिटिव टर्म्स का सम बताओ, तो रिक्वायर्ड सम इज S24, तो वो आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1 23 इंटू d -3/7।
7. इसको you can calculate, that will give you the required sum. ये हो गए 9 क्वेश्चंस। फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इफ द फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP are A, B and 2A respectively, then find its sum। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेसिकली 3 इंफॉर्मेशन दे रखा है कि फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है और लास्ट टर्म 2A है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन देने का मतलब क्या है कि हमें A निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, मतलब D निकालना है एंड नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। तो लिख लिया सॉल्यूशन। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज D एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज N। ठीक है, अब इसमें कहीं इसने n थोड़ा ना बोला है, तो अगर हम मान लिया हम n मान के आंसर निकाल दें n के टर्म्स में, तो दैट इज़ नॉट डन। n तो इसने डिफाइन नहीं किया, तो हम अपना आंसर n के टर्म्स में कैसे दे सकते हैं? ठीक है, तो जो t n है, nth टर्म है 2a, दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a से ये कैंसिल हो गया, a अपॉन n माइनस a अपॉन d बराबर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ से बेसिकली n की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी a अपॉन d प्लस 1। अब d क्या है? फर्स्ट और सेकेंड टर्म t2 माइनस t1, ये ठीक है वो d होगा, और सेकेंड टर्म वैसे इसने क्या बोला है b, तो ये हो जाएगा b माइनस a। सारा आंसर हमारे a और b के टर्म्स में ही चाहिए, तभी क्योंकि क्वेश्चन में बस a और b ही डिफाइन कर रखा है और कुछ नहीं कर रखा है। तो जो d है हमारा वो कितना हो गया? b माइनस a। तो d बराबर b माइनस a, वो अगर हम यहाँ रख दें तो a अपॉन b माइनस a प्लस 1, a प्लस b माइनस a अपॉन b माइनस a, तो दिस इज b अपॉन b माइनस a। ठीक है, ये हो गया, और हमें चाहिए क्या? सम। तो Sn विल बी n बाई 2। ऐसे कर सकते हैं, वैसे फर्स्ट प्लस लास्ट, ये इजी पड़ेगा। n बाई 2, n कितना है? b अपॉन b माइनस a, फिर ये बाई 2 वाला 2 ही आ गया। फर्स्ट टर्म कितना है? a, लास्ट टर्म कितना है? 2a, तो 2a प्लस a 3a हो गया, तो 3ab अपॉन 2b माइनस a। ये ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो दिस वॉज आर 10th टर्म, सॉरी 10th टर्म नहीं, 10th क्वेश्चन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। If x, y, z are in AP, then prove that followings are also in AP. First part, x plus y, z plus x, x plus
y plus z. Second part is 1 upon yz, 1 upon zx, 1 upon xy. Third term is 1 upon root y minus plus 1 upon root x plus root y. Fourth part, xy plus yz upon yz, xy plus xz. फिर ये हो गया yz प्लस xy अपॉन xz, zx प्लस yz अपॉन xy. फिफ्थ हो गया एक्स स्क्वायर y प्लस z, वाई स्क्वायर z प्लस एक्स, जेड स्क्वायर x प्लस वाई. ठीक है, चलो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस. अब देखो कोई भी अगर एपी दे रखा है, भले 3 टर्म दे रखे हो, भले 40 टर्म दे रखे हो, सब टर्म्स में अगर हमने कुछ ऐड किया तो जो रिजल्टिंग सीरीज आएगा वो एपी आएगा. अगर हमने सारे टर्म्स में कुछ मल्टीप्लाई किया तब भी जो रिजल्टिंग टर्म आएगा, रिजल्टिंग सीरीज आएगा, वो एपी आएगा. ठीक है, 2 एपी को जोड़ दें एपी आएगा, एक एपी में से दूसरे एपी को घटा दिया तो भी एपी आएगा. ठीक है, बस ये बिल्कुल बेसिक्स है, इन्हीं को यूज़ करके, मतलब ऐड करना अलाउड है, कुछ भी मल्टीप्लाई करना अलाउड है. ये ठीक है, ऐड करना अलाउड है तो ऑफकोर्स सब्ट्रैक्ट करना भी अलाउड है, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हैं. ऐसे अगर मल्टीप्लाई करना अलाउड है तो डिवाइड करना भी अलाउड है. एंड एक चीज़ और, अगर हम टर्म्स को ऐसे पलट दें तो भी एपी रहेगा. अगर हमने बोला कि ए बी सी एपी में है तो सी बी ए विल ऑल्सो बी इन एपी. बट हम ऐसे नहीं कर सकते ए बी सी और फिर हम बोले ए सी बी, सी और बी को पलट दें, ऐसा नहीं हो सकता. पूरे का पूरा हमें फ्लिप करना पड़ेगा. पूरा फ्लिप करने से क्या होगा, जस्ट जो डी है वो नेगेटिव हो जाएगा और कुछ नहीं. अब एक एक करके चालू करते हैं. जैसे फर्स्ट वाले केस में हमें ये पता है कि एक्स वाई जेड ए पी में है और हमें यहाँ तक पहुँचना है, तो हमने क्या किया, माइनस, मतलब ऐसे बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड में से घटा दिया, या ऐसे बोल सकते हैं कि तीनों में से x वाई जेड घटा दिया, x प्लस वाई प्लस जेड पहले घटा दिया, फिर -1 से मल्टीप्लाई कर दिया. दोनों एक ही बात है. तो x प्लस वाई प्लस जेड में से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, y प्लस जेड. इसमें y चला गया, x प्लस जेड. इसमें z चला गया तो x प्लस वाई ए पी में है. अच्छा, ये जो ऑर्डर है x प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, ये तो रिवर्स हो गया. तो कोई बात नहीं, अगर हम इसको ऐसे रिवर्स करते हैं तो x प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ये भी ए पी में रहेगा. ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट. ठीक है, सेकंड पार्ट 1 अपॉन वाई जेड. तो अगेन एक्स वाई जेड ए पी में है और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन एक्स वाई जेड से, तो भी ए पी में रहेगा. तो पहले टर्म में एक्स एक्स कैंसिल, तो 1 अपॉन वाई जेड. दूसरे में वाई कैंसिल, तीसरे में जेड कैंसिल, तो ये भी ए पी में रहेगा. तो दूसरा यही टर्म लिखा है, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई. एक्स जेड लिखो, जेड एक्स लिखो, ये तो एक ही बात है. आई होप इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा. ये हो गया. अच्छा, ये हेंस प्रूव्ड है. ये ऐसा नहीं कि कोई समझे हार्मोनिक प्रोग्रेशन आ गया, नहीं, हेंस प्रूव्ड लिखा है. ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट. ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें यहाँ तक पहुँचना है, रूट वाई प्लस जेड, रूट जेड प्लस एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स प्लस वाई. ये ठीक है, दीज 3 टर्म्स आर इन ए पी. ये ठीक है. टू प्रूव, पीटी तो होता है प्रूव दैट, टीपी क्या होता है, टू प्रूव, मतलब ये हमें प्रूव करना है. और टू प्रूव,
ये ठीक है, एक ही बात है। इसको अगर हम रैशनलाइज करके ऊपर ले जाएं तो z माइनस वाई, जेड माइनस वाई, ऊपर लिख दिया z माइनस एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स, ऊपर लिख दिया y माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। ये ठीक है, मतलब ये बोला है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये पी में है, या फिर इसकी बजाय हम ये प्रूव कर दें और टू प्रूव दैट दीज थ्री टर्म्स आर इन ए पी। अब तुम ऐसे मानो कि अगर एक्स वाई जेड ए पी में है तो मान लिया इनका कॉमन डिफरेंस डी है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा डी, इसके बीच में डिफरेंस डी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा 2d। और पॉजिटिव में लिखने के लिए राइट माइनस लेफ्ट होना चाहिए, मतलब y माइनस जेड तो माइनस डी हो जाएगा, z माइनस वाई विल बी माइनस डी। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है z माइनस वाई, सॉरी z माइनस वाई विल बी प्लस डी, तो ये d हो गया रूट z माइनस रूट वाई अपॉन डी, z माइनस एक्स, तो अगर इसमें से इसको घटाया तो रूट z माइनस रूट एक्स अपॉन 2d। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा रूट वाई माइनस रूट एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स, दिस माइनस दिस, फिर d हो गया, ये ए पी में है। ठीक है, ये दोनों तो एक ही बात है। और टू प्रूव, मतलब ये ए पी में प्रूव करना है, उसकी बजाय ये कर लो, ये और ये तो एग्जैक्टली एक ही बात है। d हटा दिया कि रूट z माइनस वाई रूट z माइनस एक्स अपॉन 2 एंड रूट वाई माइनस एक्स, ये ए पी में ये प्रूव कर लो। ठीक है, तो मिडिल वाले का ये ठीक है, और टू प्रूव कि मिडिल वाले का ट्वाइस बराबर कोने वालों का सम, पहला प्लस रूट वाई माइनस रूट एक्स, तो यहाँ 2 कैंसिल हो गया, इधर वाई कैंसिल हो गया, विच इज़ रूट जेड माइनस रूट एक्स। तो रूट जेड माइनस रूट एक्स बराबर रूट जेड माइनस रूट एक्स, तो विच इज़ ट्रू, which is true, तो hence proved। ये ठीक है, ये दोनों बराबर है इसलिए सही है। ठीक है, और हैंस प्रूव्ड यहाँ लिख लिया, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में ये प्रूव करना है, तो देखो फ्रॉम सेकेंड पार्ट, इससे यहाँ भी वाई जेड लिखा है 1 अपॉन वाई जेड 1 अपॉन जेड एक्स 1 अपॉन एक्स वाई, ये ए पी में है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसको जोड़ दिया, सॉरी जोड़ नहीं दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तीनों टर्म्स को। तो सिग्मा एक्स वाई अपॉन वाई जेड, सिग्मा एक्स वाई अपॉन जेड एक्स, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, ये भी ए पी में होगा। अब इसमें हमने क्या किया, -1 जोड़ दिया प्लस। ठीक है, तो जब -1 जोड़ोगे तो यहाँ पे बेसिकली क्या लिखा होगा, ऐसे लिखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन वाई जेड, ये वाला टर्म ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें अगर हम -1 जोड़ दें तो एलसीएम लेने पे वाई जेड ऊपर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी एक्स वाई प्लस जेड एक्स अपॉन वाई जेड, तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स अपॉन वाई जेड। मतलब इफेक्टिवली क्या होगा, न्यूमरेटर में 3 टर्म्स में से वो टर्म कम हो जाएगा जो डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में जेड एक्स है, तो जेड एक्स को छोड़ के एक्स वाई एंड वाई जेड वो ऊपर रह जाएगा, एक्स जेड कम हो जाएगा। ऊपर एक्स वाई है तो एक्स वाई को छोड़ के वाई जेड प्लस एक्स जेड अपॉन एक्स वाई, तो जेड एक्स ये हो गया, वाई जेड ये हो गया, एक्स वाई एक्स जेड एक्स जेड, एक्स वाई वाई जेड
एक्स जेड एक्स वाई वाई जेड, तो हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट के लिए इसी में हमने क्या किया, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये एपी में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, मतलब हैंस प्रूव्ड है ये, अगेन दिस इज एपी। अगर इसमें हमने एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया तो वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स वाई प्लस जेड एक्स, मतलब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना तीनों को। अच्छा, ऐसे नहीं कर सकते हम, पहले को बोले कि एक से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे को दो से और तीसरे को तीन से, तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक्स जेड चला जाएगा, वाई बचेगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड। इसमें एक्स वाई चला जाएगा तो जेड बचेगा, एक्स जेड प्लस वाई जेड, ये भी एपी में होगा। अब तुम यहाँ से देख सकते हो वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यही आंसर आ गया। ठीक है, ये भी हैंस प्रूव हो गया, तो पांचों पार्ट प्रूव हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ थ्री नंबर्स, द सम ऑफ थ्री नंबर्स in AP is 27 and the sum of their squares is 293. Then find the numbers. ठीक है, मतलब तीन नंबर एपी में है, उनका सम दे रखा है, उनके स्क्वायर का सम दे रखा है, तो दो इक्वेशन आ गया हमारे पास और दो अननोन है ए और डी, तो आ जाना चाहिए। खैर, सॉल्व तो अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड फोर नंबर्स इन एपी सच दैट their sum is 50 and greatest of them is 4 times the least. ठीक है, क्वेश्चन 14, if a1 a2 a3 and so on up till a to n are in AP, then prove that a1 square minus a2 square plus a3 square minus a4 square a 2n square is equals to n upon 2n minus 1 a1 square minus a 2n square. क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी टाइप का है, इफ़ a1 a2 a3 and so on up till an are in AP, then prove that 1 upon a1 an plus 1 upon a2 an minus 1 plus and so on 2 upon a1 plus an
फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 1/√A1 प्लस √A2 n-1/√A1 प्लस √A, ये हो गया। चलो पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन 12, जो 3 नंबर हैं वो हमने मान लिया a-d a+d है, इनका सम कितना हो जाएगा 3a, वो 27 दे रखा है, दैट वुड मीन a इज इक्वल्स टू 9 आ गया। और सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब a-d का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a+d का स्क्वायर इज 293, ये दे रखा है। तो यहाँ से आएगा a स्क्वायर 3a स्क्वायर d स्क्वायर 2d स्क्वायर, यहाँ से एक आएगा -2ad, यहाँ से आएगा +2ad, कैंसिल। तो ये हो गया 293। दिस एम्प्लाइज 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 293 माइनस 3a स्क्वायर, ये कितना हो गया 9। दिस इज इक्वल्स टू 293 माइनस, ये हो जाएगा 981 243, तो आ जाएगा 2d स्क्वायर बराबर 243 गया, तो इसमें से कितना बचा 50, तो d स्क्वायर हो गया 25, d हो गया ±5। ठीक है, तो a का वैल्यू 9 हो गया, d हो गया ±5। तो नंबर्स आर, 9 में से एक बार 5 घटा दिया तो 4, 9 और एक बार 5 जोड़ दिया और 14, 9, 4। ठीक है, ये आंसर हो गया। फाइंड द नंबर्स बोला है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। फाइंड 4 नंबर्स इन AP सच दैट देयर सम इज 50। तो 4 नंबर्स हमने ऐसे मान लिया a-3d, a-d, a+d, a+3d। ठीक है, अब उसने क्या बोला, देयर सम इज 50, तो इनका सम 50 है, तो 50 इज इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा, 4a आ जाएगा। तो यहाँ से a हो गया 25/2, पहला तो ये हो गया। एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दैम इज 4 टाइम्स द लीस्ट। तो मान लिया d पॉजिटिव है, ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ग्रेटेस्ट ऑफ दैम इज 4 टाइम्स, सबसे छोटा ये हो जाएगा a-3d। ठीक है, तो 4a में से a गया 3a बराबर 3d प्लस 12d कितना हो गया 15d, तो a बराबर कितना हो गया 5d, या d बराबर a/5, a का वैल्यू इस 25/2 इंटू 5, तो 5/2। फाइंड 4 नंबर्स, अब निकाल सकते हैं a-3d। ठीक है, तो a का वैल्यू 25/2 माइनस 3 टाइम्स d, तो 3 टाइम्स ऑफ दिस विल बी 15/2, ये एक नंबर हो गया। a 25/2 माइनस 5/2, 25/2 प्लस 5/2 प्लस 15/2, दिस विल इम्प्लाई 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 15, 20। ठीक है, ये आ जाएंगे वो 4 नंबर्स। तो कर लिया नोट।
क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ A1 A2 A3 आर इन AP, ठीक है, मान लिया A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टिल A2n AP में है, कॉमन डिफरेंस मान लिया D है, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमने इन दोनों टर्म को ऐसे क्लब किया, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं A1 माइनस A2, A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A4, A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन A2n माइनस 1 माइनस A2n, A2n माइनस 1 प्लस A2n यहाँ से, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है वो कितना हो जाएगा माइनस डी, A1 माइनस A2 माइनस A1 तो D हो जाता है, A1 माइनस A2 कितना हो जाएगा माइनस डी, A1 प्लस A2 ये ब्रैकेट हो गया, ये यहाँ से आ रहा है, फिर A3 माइनस A4 फिर माइनस डी, A3 प्लस A4 ये यहाँ से आ गया, प्लस एंड सो ऑन ये भी माइनस डी, A2n माइनस 1 प्लस A2n ये हो जाएगा। अब इन सब में से माइनस डी अगर हम कॉमन निकालें तो A1 प्लस A2 ये दोनों आ गया, यहाँ से फिर A3 प्लस A4 एंड सो ऑन, सब कॉन्टिन्यूएशन में सारे टर्म आ जाएंगे, ठीक है। नाउ दिस कैन बी ट्रीटेड एज सम ऑफ AP, ये ठीक कितने टर्म्स का सम है, 2n टर्म्स का सम है। तो अब हमने वो टर्म निकाल लिया D n/2, तो कितने टर्म्स है 2n, 1 2 3 4 अप टिल 2n तक जा रहा है, n/2, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट लिख सकते हैं, तो A1 प्लस A2n ये हो गया, ये कैंसिल, दिस इज माइनस डी n A1 प्लस A2n, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में डिफाइन था इसने तो कहीं D का नाम नहीं लिया, ठीक है, इसने तो कहीं D बोला नहीं, हमने D इंट्रोड्यूस किया था, हमने बोला था कि माना कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है। तो नाउ वी आर सपोज टू गेट रिड ऑफ D, कैसे छुटकारा मिलेगा, A1 A2 A3 अप टिल A2n, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है D, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2D, फिर अगर A4 होता तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाता 3D, ठीक है। ये 3 कहाँ से आया 4 माइनस 1, ये ठीक है, 2 कहाँ से आया 3 माइनस 1, तो उस हिसाब से इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू D, मतलब A2n माइनस A1 इन दोनों का डिफरेंस विल बी 2n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस D की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको इधर ले गए तो A2n माइनस A1 अपॉन 2n माइनस 1, ये तो इसकी जगह पे आ गया। अब ये n एज इट इज़ ये वाला, और आगे A1 प्लस A2n, दिस इज इक्वल्स टू, इस माइनस को अंदर ले गए, ये फ्लिप हो गया, तो ये हो गया अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। माइनस तो अंदर चला ही गया, यहाँ बचा n अपॉन 2n माइनस 1, और अंदर आ गया A1 स्क्वायर माइनस A2n का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं 15 के फर्स्ट पार्ट पे, विच इज़, मतलब उसने एक तो ये बोला A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टिल AN, ये AP में है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, मतलब ये तो राइट हैंड साइड हो गया, हैंड्स प्रूव्ड हो गया, आई होप इसमें अब कुछ बचा नहीं। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 AN प्लस 1 अपॉन A2 AN माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन AN A1, ये सम दे रखा है, ठीक है। अब जिसको प्रूव करना है उसी से हिंट ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे को A1 प्लस AN चाहिए, तो हमने क्या किया, इसको A1 प्लस AN से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, ठीक है, ये तो बाहर आ गया।
1 अपॉन A1 AN प्लस 1 अपॉन A2 AN माइनस 1 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन AN A1। ये ठीक है, ये पूरा सीरीज़ यहाँ गया। ठीक है, अब हम इसको अंदर लेके गए तो बाहर जो लिखा था 1 अपॉन A1 प्लस AN वो तो ऐसे लिखा रहने दिया बिकॉज दैट इज़ रिक्वायर्ड। आगे चल के अगर इसको अंदर ले जाएंगे तो A1 AN अपॉन A1 AN प्लस A1 AN कुछ भी नहीं, इस टर्म को अंदर ले गए तो हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो वो ये आ गया AN A1। ठीक है, ठीक है। नाउ अगर AP दे रखा है तो AP में हमने एक प्रॉपर्टी बोला था कि सिमेट्रिकली टेकन टर्म्स बिगिनिंग से और लास्ट से उनका AM हमेशा फिक्स आता है। मतलब हमने इधर से पहला टर्म उठाया, उधर से लास्ट, इधर से पहला उठाया अपॉन 2, या इधर से दूसरा उठाया A2, इधर से दूसरा उठाया वो AN माइनस 1 हो जाएगा, AN माइनस 1/2, या A3 AN माइनस 2/2, ये सब बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये जो लिखा है A1 AN 1 अपॉन A1 प्लस AN, ये हो गया A1 प्लस AN अपॉन A1 AN, ये तो ऐसे लिखा रहने दिया। इस A1 प्लस AN को इसके बराबर लिख सकते हैं, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो A2 इसको हमने कैसे एक्सप्रेस कर लिया, A2 AN माइनस 1। ठीक है, इसके आगे का टर्म ऐसे लिखा होगा A1 AN अपॉन A3 AN माइनस 2, ऐसे लिखा होगा, प्लस एंड सो ऑन। तो A1 प्लस AN को अब इन दोनों से कैसे लिख सकते हैं, अगले वाले टर्म को, इसको न्यूमरेटर में A3 प्लस AN माइनस 2 अपॉन A3 AN माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब ये वाला टर्म ऐसे लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो अगर इसको सेपरेट कर दें तो पहले वाले में A1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन A1 प्लस AN, पहले वाले में आ जाएगा 1 ओवर AN प्लस 1 ओवर A1, प्लस दूसरे वाले में आ जाएगा 1 अपॉन AN माइनस 1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन AN माइनस 2 प्लस 1 अपॉन A3 प्लस ऐसे ही चलता चलता लास्ट वाले में यहाँ A1 आ जाएगा, यहाँ AN आ जाएगा, ऐसे हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर टर्म दो बार आ गया, A1 एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, AN भी एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ A1 प्लस AN, और अंदर जो है सब टर्म्स एक एक बार बच गया। ठीक है, तो यही हमारा राइट हैंड साइड है, तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये जो है इसमें हमने रैशनलाइज कर लिया, तो ऐसे लिखना है रूट A2 माइनस A1 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे A2 माइनस A1 हो जाएगा, प्लस रूट A3 माइनस रूट A2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे A3 माइनस A2 हो जाएगा, A4 माइनस A3 रूट के अंदर, नीचे वही विदाउट रूट, लास्ट में रूट AN माइनस रूट AN माइनस 1 अपॉन विदाउट रूट। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर है A2 माइनस A1,
तो दिस माइनस दिस, मान लिया डी है, दिस माइनस दिस फिर डी है, तो ये भी डी हो गया, ये भी डी हो गया, तो √a2 माइनस √a1 अपॉन डी प्लस a3 माइनस √a2 अपॉन डी प्लस √a4 माइनस √a3 अपॉन डी प्लस एंड सो ऑन √an माइनस √an माइनस 1 अपॉन डी। ठीक है, इन सब में से d कॉमन निकाल लिया तो यह आ जाएगा √a2 माइनस √a1 प्लस √a3 माइनस √a2 प्लस √a4 माइनस √a3 एंड सो ऑन √an माइनस √an माइनस 1। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि ये वाला a2 इससे कैंसिल, ये a3 इससे कैंसिल, तो ये ऐसे ही कैंसिल होते चले जाएंगे, ये अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या क्या बचेगा, 1 अपॉन डी, एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, तो मतलब √an माइनस √a1 बचा। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी। इसको फिर रैशनलाइज कर लिया प्लस √a1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो इन दोनों में डिफरेंस d है, इन दोनों में 2d है, तो ऐसे ही इन दोनों में कितना हो जाएगा n-1 इंटू डी। तो an और a1 का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा n-1 इंटू डी अपॉन √an प्लस √a1। ये और ये कैंसिल, ये यही आ गया राइट हैंड साइड। सो अगेन हेंस प्रूव्ड। Question number 16. For what value of n a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 where a is not equals to b is the am of a and b? ये क्वेश्चन है, चलो फिर सॉल्व करते हैं। a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू am ऑफ a प्लस b बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया प्लस 2b रेज टू पावर n प्लस 1 बराबर a प्लस b, a रेज टू पावर n प्लस b रेज टू पावर n, तो 2a रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस 2b रेज टू पावर n प्लस 1 बराबर a इंटू दिस विल बी a रेज टू पावर n प्लस 1, b इंटू दिस विल बी b रेज टू पावर n प्लस 1, a इंटू b रेज टू पावर n प्लस b इंटू a रेज टू पावर n। ये हो गया। ठीक है, ये और एक 2 कैंसिल हो गया, ये और दूसरा 2 कैंसिल हो गया, a रेज टू पावर n प्लस 1 बचा यहाँ पे, उसके साथ इसको लिख लिया माइनस b इंटू a रेज टू पावर n प्लस ये वाला टर्म b रेज टू पावर n प्लस 1, उसके साथ इसको लिख लिया a इंटू बी रेज टू पावर n बराबर 0। दिस इम्प्लाइज इन दोनों में से, इसको लिख सकते हैं a रेज टू पावर n इंटू a, तो इन दोनों में से a रेज टू पावर n कॉमन ले लिया,
तो आ जाएगा a माइनस बी प्लस इन दोनों में से b रेज टू पावर n कॉमन ले लिया तो आ गया b माइनस a बराबर 0। ठीक है, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू पावर n। ठीक है, इसको फ्लिप कर दिया तो माइनस बार आ जाएगा, फिर a माइनस बी कॉमन ले लिया तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो विल हैव आइदर a माइनस बी इज इक्वल टू 0 और a रेज टू पावर n माइनस b रेज टू पावर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज रूल्ड आउट। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन में मना कर रखा है कि a और b बराबर नहीं। दिस इम्प्लाइज a रेज टू पावर n बराबर b रेज टू पावर n। ठीक है, यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे इसका मतलब क्या है कि a बराबर b नहीं, इसका मतलब a बराबर b भी हो सकता है एंड इसका मतलब ये भी हो सकता है इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 0। ठीक है, a बराबर b तो होगा नहीं, अगर समथिंग रेज टू पावर समथिंग 1 के बराबर है तो या तो बेस 1 हो जाए या पावर 0 हो जाए। तो बेस 1 होने का मतलब क्या है, a बराबर b होना चाहिए, दैट इज रूल्ड आउट, वो तो मना कर दिया इसने, या फिर n 0 होना चाहिए तो ये चल जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया।